पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और स्टॉक्स जो रहेंगे एक्शन में, उन पर पूरा विश्लेषण करने के लिए तैयार है हमारे एक्सपर्ट का दमदार पैनल। संदीप वागले, विकास सेठी, सुमित बगड़िया और कुणाल सरावगी। सुमित, दो स्टॉक आपके लिए, आरईसी और आईओसी। इन दोनों ही शेयरों में आज एमएससी इंडेक्स में, ग्लोबल इंडेक्स में इन्हें शामिल किया गया है और साथ ही डिवीज को निकाला गया है। वैसे तो मजबूत दिख रहे हैं, आरईसी कल भी मजबूत था और आईओसी भी पिछले कई दिनों से मजबूत ही है निफ्टी में आने के बाद से। लेकिन क्या अब भी इन दोनों शेयरों को खरीदा जाए और क्या डिवीज शॉर्ट है? देखिए, आरईसी के अंदर यस अभी भी तेजी बनी हुई है। ये स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर तेजी का ही है। अगर हम पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड भी देखते हैं चार्टिकली, तो वो भी तेजी का ही ट्रेंड दिखा रहा है और कल का मूव भी हमें तेजी का देखने को मिला है। इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से 211 212 का स्टॉप लॉस आरईसी के अंदर। ऊपर में इमीडिएटली आप मान के चले 225 से 230 के इमीडिएट टारगेट होंगे। हो सकता है हमको आने वाले कुछ हफ्तों में 250 तक के लेवल्स देखने को मिले। तो आरईसी के अंदर तेजी करके काम करना है। एट द सेम टाइम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये सभी स्टॉक्स में तेजी है। आने वाले कुछ महीनों में और तेजी देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली अगर हम आईओसी की बात करेंगे, स्टॉक इमीडिएटली 470 के टारगेट्स दिखा सकता है और ओवरऑल हमें ऐसा लगता है कि हमें 500 तक के टारगेट्स इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेंगे। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस फिलहाल होल्ड करके चलना चाहिए। प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी। 430 का इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस और ओवरऑल ऊपर में टारगेट 470 आईओसी के लिए। एट द सेम टाइम डिवीज के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है। ये स्टॉक में थोड़ी और वीकनेस देखने को मिल सकती है। जब तक ये स्टॉक के अंदर हमें ऊपर में 645-650 का लेवल नहीं ब्रेक होता है, तब तक बाई नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए इन तमाम शेयरों पर। बेहतरीन ट्रेड तो ये होगा कि लॉन्ग करें आईओसी और सामने कहीं कहीं हेजिंग करें बीपीसीएल, एचपीसीएल। पीएलएसी की रिपोर्ट के बाद जहां पर आज उन्होंने ये कहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन मेंटेन करना मुश्किल होंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए। तो देखना होगा आज ये तमाम शेयर किस तरह का प्रदर्शन कर पाते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन भारतीय बाजार आज करने के मूड में। देखिए, प्री ओपनिंग सेशन में शुरुआत हो चुकी है। भारतीय बाजारों की 60 अंक ऊपर है। सेंसेक्स निफ्टी पर 15 अंकों की मजबूती। मजबूत क्या है? स्विफ्ट डिजायर। तैयार हो जाइए इस नई गाड़ी की बुकिंग के लिए और आज 11,000 रुपये में इसकी बुकिंग आप कर सकते हैं। 10% ऊपर है स्टॉक। मारुति का पहले टिक पर अब 1.5% ऊपर रह गया है। मारुति के अलावा भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस जैसे शेयर थोड़े थोड़े मजबूत खुलने के संकेत दे रहे हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% कमजोर है। रुपए की शुरुआत हुई है 1 पैसे की कमजोरी के साथ, 64 रुपये 6 पैसे। कल की क्लोजिंग थी 64.5। तो कल ही अब देखते हैं कि 64 का लेवल तोड़कर और रुपया कितना मजबूत हो रहा है। लेकिन डॉलर बड़ा कमजोर है, रुपया बड़ा मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छा एक्शन साफ तौर पर होता हुआ दिख रहा है। ग्लास वाली कंपनियां देखिए अपर सर्किट लगाने की तैयारी करती हुई। सैंड गोबेन 20% शायद अपर सर्किट पर ही ये खुल जाए। हालांकि अभी ट्रेड सेटल होंगे, लेकिन गुजरात बोरोसिल, असाई इंडिया, ये सब डबल डिजिट्स में देखिए खुलने की तैयारी कर रहे हैं। ज़बरदस्त तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। भूषण स्टील ये एक और ऐसा स्टॉक है जहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की खबरें हैं। मुझे याद है वागले साहब, ये आपने भी एक बार सजेस्ट किया था। ये बताइए जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए? टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील को तो फायदा होगा ही, भूषण स्टील को भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने का फायदा होगा। इनका नाम भी उस रिपोर्ट में था। ये और जा सकता है ऊपर क्या आज के दिन? हेमंत, मुझे याद है मैंने ये 72 में स्पॉट किया था और आई थिंक अप्रैल के दूसरे तीसरे हफ्ते में, और 110 का टारगेट बोला था, 110 120 जो मैं मेंटेन करता हूं। लेकिन अभी शायद थोड़ा लेट होगा। अपसाइड अभी भी है। अगर आपको अभी लेना है तो आपको 87 के स्टॉप लॉस से लेना होगा। 115 120 तक अभी भी मुझे लगता है अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में ये स्टॉक जा सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त तमाम शेयरों पर। और देख लेते हैं इस वक्त आज वो 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं, जिनमें कुछ स्टील हैं, कुछ ग्लास वाले हैं, इनके अलावा कुछ बेहतरीन, और ये सारे के सारे शेयर करने वाले हैं धुआंधार प्रदर्शन आज के सेशन में। अपडेट। पूरी टीम पर नजर डालिए। कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कच्चे तेल में जो तेजी देखने को मिली है, डॉल्फिन ऑफशोर और ऑयल कंट्री में तेजी देखी जाएगी। जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी नतीजों से पहले आज रैली बन सकती है और ताज जीवी के होटल्स में भी नतीजों से पहले रैली देखने को मिलेगी। स्टील सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, तो भूषण स्टील को आज डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। वीजा स्टील में भी रैली बन सकती है। डिशमैन और एचडीआईएल में भी अच्छी तेजी की उम्मीद की जा रही है। और एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है वो ग्लास सेक्टर है। तो आज गुजरात बोरोसिल के ऊपर भरोसा किया है, यहाँ पर पिंच हिटर का दर्जा इसे दिया है। और बैंको प्रोडक्ट्स, ये कंपनी जो रेडिएटर बनाने का काम काज करती है और चाइना से भारत में डंप हो रहे थे रेडिएटर्स, इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। तो यहां पर भी आज तेजी बनेगी।
मेरी टीम डाली यहाँ पे भी पूरी तरीके से खरीदारी फोकस है। स्टील पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी इसलिए सेल और JSW खरीदारी करिए। ग्लासेस पे लगी तो सेंट गोबेन असाही पॉजिटिव रहेगा। रियल एस्टेट के लिए खबरें हैं कि ब्रिगेड ने TCS को लीज किया है काफ़ी बड़ी ऑफिस स्पेस। रॉयल आर्किड ने एक नया होटल शुरू किया मंगलुरु में और पोलारिस ने बहुत बेहतरीन नतीजे पेश किए। साथ ही नेटको फार्मा में FII की इन्वेस्टमेंट लेवल 31 से बढ़ा के 40% कर दी गई है, तो यहाँ पे भी खरीदारी करनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये हैं वो तमाम स्टॉक्स जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। लेकिन अब बारी है जैकपॉट स्टॉक की, वो शेयर जो आपको लॉन्ग टर्म में भी मुनाफा कमा कर देगा और शॉर्ट टर्म में भी पैसा बना कर देगा। कौन सा है वो जैकपॉट स्टॉक, जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा के पास। एक सेक्टर या एक जो पैक फोकस में इस समय बाजार की, उसी के साथ जाना चाहेंगे। और आज जो कंपनी है वो टाटा ग्रुप की सब्सिडरी टाटा स्टील है, जो रडार पर आई है। एक ट्रूली इंडियन मल्टीनेशनल कह लीजिए इस कंपनी को। 1907 में इस कंपनी ने कामकाज की शुरुआत करी थी। जब इसका प्लांट था तो वो पहला एशिया का फुली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सेक्टर स्टील प्लांट बनता हुआ नजर आया था। और आज ये कंपनी दुनिया की टॉप 10 स्टील प्रोड्यूसर्स में से एक है। इस कंपनी के ऑपरेशंस यानी कि फैक्ट्रीज 26 देशों में फैली हैं। 3 करोड़ टन 30 मिलियन टन की सालाना कैपेसिटी रखती है और दुनिया की दूसरी सबसे बेहतरीन ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड कंपनी है अपने प्रेजेंस के लिहाज से। और कमर्शियल प्रेजेंस इस कंपनी की 50 से ज्यादा देशों में है। इस कंपनी के 3 मेन बिजनेस वर्टिकल्स हैं। पहला इंडियन ऑपरेशन, जिसे हम टाटा स्टील स्टैंडअलोन कहते हैं, और लार्जली जो जमशेदपुर यूनिट है वहां वो डोमिनेट करता है यहां की प्रेजेंस को। यूरोपियन ऑपरेशंस जो पहले कोरस के नाम से जाने जाते थे और अब टाटा स्टील यूरोप के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें यूके, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम जैसी कंट्रीज में इस कंपनी के प्लांट्स हैं। और तीसरा है साउथ ईस्ट एशियन ऑपरेशंस, जहां पे इस कंपनी ने नैट स्टील नाम की कंपनी, जो कि सबसे प्रोमिनेंट स्टील प्रोड्यूसर्स है एशिया पैसिफिक रीजन की, उसमें इन्वेस्टमेंट्स करे थे। और मिलेनियम स्टील में इन्वेस्टमेंट्स करे थे, जो अब टाटा स्टील थाईलैंड के नाम से जानी जाती है। और इनके अंतर्गत इस कंपनी की सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना, मलेशिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर यूनिट्स या मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं। पर क्यों पसंद आ रही है ये कंपनी? इस कंपनी के साथ कई सारे इश्यूज थे। जैसे जैसे वो इश्यूज रिजॉल्व होना शुरू होंगे, बहुत तगड़ी रेटिंग यहां से भी स्टॉक की देखने को मिलेगी। ध्यान रखें, टाटा स्टील वो स्टॉक है जो एक समय 900 रुपए के ऊपर कामकाज करता था। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है यूके की पेंशन सेटलमेंट को लेकर। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि वन टाइम यूके पेंशन स्कीम का सेटलमेंट हो सकता है 520 मिलियन पाउंड्स के आसपास। अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत बड़ा ओवरहैंग छटता हुआ नजर आएगा और इस स्टॉक की बहुत तगड़ी रीरेटिंग होती हुई नजर आएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे पहले जो लास्ट डेफिसिट इंडिकेट करा था ट्रस्टीज ने, वो 1 से 2 बिलियन पाउंड्स के आसपास था। और अब मैं 500-600 मिलियन पाउंड्स के आसपास की सेटलमेंट की जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, इसीलिए यहां पर बड़ी तगड़ी रीरेटिंग हो सकती है। ये कंपनी लगातार यूनियन से, रेगुलेटर्स से एंगेज कर रही है, ब्रिटिश पेंशन स्कीम के इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है। दूसरा बड़ा इश्यू इस कंपनी के साथ था डेट का। Q3 में भी इस कंपनी की डेट 1117 करोड़ रुपए बढ़ी थी। कुल डेट 76-77,000 करोड़ रुपीस पे खड़ी है इस कंपनी की। लेकिन कहा जाता है, ज्यादातर ब्रोकरेजेस यही मानती है कि जो मार्च क्वार्टर यानी कि अब जो नंबर्स आने वाले हैं, वहां पे डेट पीक आउट होती हुई आपको नजर आएगी। और अब यहां से साल दर साल इस कंपनी की डेट रिड्यूस होगी। इनफैक्ट बीच में खबरें भी आई थी, आपको याद होगा, इस कंपनी ने कहा था डेट सिक्योरिटीज के जरिए 9,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश करने वाली है। बेसिकली अपनी एग्जिस्टिंग डेट को रीफाइनेंस अब ये करने वाले हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, जो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए यूरोप ऑपरेशंस में उसकी प्रोग्रेस। टाटा स्टील ने यूके के कारोबार को, यूके के एसेट्स को एक्वायर करा था साल 2007 में, जब आपको याद होगा कोरस ग्रुप का मच टॉक्ड अबाउट $12.9 बिलियन में एक्विजिशन हुआ था। उसके बाद ग्लोबली दिक्कतें आई थी और अब ये डिसइंटैंगल करने की कोशिश कर रही है कोरस ग्रुप से। पहले इसने स्पेशलिटी स्टील यूके का कारोबार बेचा लिबर्टी हाउस को 100 मिलियन पाउंड्स में। ये बेसिकली इसलिए था ताकि ये इस यूरोप की रिस्ट्रक्चरिंग जो कर रहे थे उसके अंतर्गत और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पे फोकस करना चाहते थे। टाटा स्टील जो स्पेशलिटी स्टील का कारोबार उन्होंने बेचा है, उससे यूरोप की परफॉर्मेंस खासी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी और प्रॉफिटेबिलिटी पे जो ड्रैग पड़ रहा था वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ इसने अपने लॉन्ग प्रोडक्ट कारोबार को इन्वेस्टमेंट फर्म ग्रेबुल कैपिटल को बेचा था। वो पूरी लायबिलिटीज लेके जाने वाले हैं उस कारोबार से जुड़ी हुई, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है।
पर सबसे इंपॉर्टेंट वो थाइसन ग्रुप का जेवी जो होने वाला है या जिसकी बातचीत चल रही है, अपनी यूरोपियन कंसोलिडेशन स्ट्रैटेजी के अंतर्गत ये जर्मन इंजीनियरिंग जायंट थाइसन ग्रुप के साथ बातचीत कर रहे हैं एक पोटेंशियल जेवी के लिए। हालांकि लिमिटेड इंक्रीमेंटल डिटेल्स अवेलेबल है मार्केट प्लेस में, लेकिन कहा जा रहा है जब तक वो पेंशन का मामला नहीं सुलझता या साथ साथ खबरें हैं कि जर्मन ट्रेड यूनियन सपोज कर रही हैं, वो मामला जब तक नहीं सुलझता ये थाइसन ग्रुप का जेवी इस समय मुश्किल नजर आता है। लेकिन ये जेवी एक गेम चेंजर होगा टाटा स्टील के लिहाज से, क्योंकि कहा जाता है इसकी फेयर वैल्यू इंप्रूव होगी, बैलेंस शीट में मटेरियल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं सालाना 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की डेट रिडक्शन पॉसिबल है, और थिसन ग्रुप की जेवी अगर हो गई तो टाटा स्टील का कुल डेट जो है 50% तक कम होने की गुंजाइश रखता है। तो पेंशन का रेजोल्यूशन होना जरूरी है, और उसके बाद थाइसन ग्रुप का जेवी अगर हो गया तो ये स्टॉक बहुत तगड़ी रीरेटिंग यहां से दिखा सकता है। एक इशू था ग्लोबल मंदी को लेकर, आपको याद होगा चाइना में कैपेसिटी क्लोजर्स हुए, उसके बाद हमने देखा स्टील के स्प्रेड्स इंप्रूव होते हुए नजर आए थे, और अब यूरोप से बड़े अच्छे इंडिकेशंस आ रहे हैं स्प्रेड्स में इंप्रूवमेंट के। आर्सेनल मित्तल, थिसन ग्रुप जो यूरोपियन जायंट्स हैं, इन्होंने जो अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे वो रिजल्ट्स बेहद स्ट्रांग है। की हाइलाइट्स बताता हूं नंबर्स की आपको। पिछले 6 क्वार्टर्स में हाईएस्ट यूरोपियन रियलाइजेशंस पहुंचे इन कंपनीज के, क्यू ऑन क्यू इबिटा पर टर्न और शिपमेंट्स में इंप्रूवमेंट है। कहा जा रहा है यूरोप में मॉडरेट स्टील कंजम्पशन की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, और कंजम्पशन जो यूएस में है, क्योंकि रीस्टॉकिंग वहां पे शुरू होती हुई नजर आई, तो यूएस में भी हालात इंप्रूव हो रहे हैं। और इन सबको देखते हुए लगता है टाटा स्टील यूरोप, जिससे हम कोरस के नाम से जाते थे, उसका परफॉर्मेंस जैसे इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। एक और बात, पाउंड कमजोर हो रहा है, और वीकनेस जो होती है पाउंड में आमतौर पे टाटा स्टील के यूरोप ऑपरेशंस के लिए फायदेमंद होती है। इंडिया के रियलाइजेशंस इंप्रूव होना, यूरोप में स्प्रेड्स इंप्रूव होना, तो एक्सपेक्टेड नंबर्स वैसे ही अच्छे होंगे। और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगातार ये सरकार डोमेस्टिक स्टील कंपनीज की मदद कर रही है। पहले सरकारी प्रोजेक्ट्स पर डोमेस्टिक स्टील की खपत कंपलसरी कर दी गई थी, उसके बाद हॉट रोल्ड कोल्ड स्टील पे बात हुई थी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी 5 साल के लिए, और अब वो कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स पर 5 साल के एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती हुई। वैसे भी इन रीसेंट स्टेप्स से सरकार के इन कंपनीज की बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट देखना शुरू हुआ था, और अब मिनिमम इंपोर्ट प्राइस वगैरह जो सरकार ने लगाया था, और अब इस एंटी डंपिंग ड्यूटी जो अतिरिक्त लगती हुई नजर आई है, एक्सपेक्टेड है कि एक तो डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस को फ्लोर मिलता हुआ नजर आएगा, और यहां से हालात इंप्रूव होंगे। तो एक ऐसी कंपनी जो इस समय स्ट्रांग मोमेंटम में है, लाइकलीहुड है कि वो यूके पेंशन का मामला सुलझे, थिसन ग्रुप का जेवी होता हुआ नजर आए। तो इस स्टॉक को जो वैसे ही फोकस में रडार पे रखे, और साथ साथ ध्यान से सुने आज शाम की वो कमेंट्री को भी, बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। टाटा स्टील एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है इन लेवल्स पर भी। तो टाटा स्टील पर रखिए नजर। विकास सेठी जी का टॉप पिक, सुमित बगड़िया जी कह रहे हैं 470 480 तक ये आज ही जा सकता है, और शायद यही राय वागले साहब आप भी रखते हैं, क्योंकि आप तो कल से इस शेयर पर बुलिश हैं। हाँ, मुझे लगता है आपने इसका क्रेडिट तो मैं आपको दूंगा, क्योंकि कल मॉर्निंग में उसमें हाई ओपन इंटरेस्ट भी नहीं था, और आपने सबसे पहले उसका जिक्र किया था, तो उस लिहाज से थोड़े लेट है एज ए ट्रेड। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, इन दोनों में आपको क्या जेएसडब्ल्यू स्टील भी बेटर लगता है? क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील भी हमारे एक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि खरीद लेना चाहिए, क्या इसमें तेजी आज बन सकती है? इसके नतीजे कल आने वाले। हाँ, तो वो एंटिसिपेशन में बिल्टअप हो सकता है, बट एज अ पोजिशनल ट्रेड, एज अ पैटर्न, टाटा स्टील इज स्ट्रॉन्गर। राइट, तो टाटा स्टील ये है स्टॉक आज के लिए नजर में रखें। इन कुछ और स्टॉक्स जो आज आपको नजर में रखने चाहिए, उनमें है एक इंडो काउंट। इसके चार्ट्स देखकर बताएं कुणाल, क्या ये स्टॉक शॉर्ट किया जाए? वायदा कारोबार में भी है, और नतीजे बेहद खराब आए हैं कल इसके बाजार बंद होने के बाद। इंडो काउंट और स्टॉक 0.25% नीचे दिख रहा है, बताइए। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है अनिल जी काफ़ी कमज़ोर चार्ट स्ट्रक्चर हो गया है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन एक सपोर्ट मुझे दिखता है 189 के आसपास। तो मुझे लगता है कि क्योंकि 193 पर ये कल बंद हुआ है, 189 टूट जाने के बाद ही इसमें नया शॉर्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है शॉर्ट करने के लिए कुछ देर हो गई है, इन स्तरों पर शॉर्ट की राय नहीं है। 189 टूट जाए तो डेफिनेटली सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर हम शॉर्ट कर सकते हैं, और उस सूरत में 180 तक के टारगेट खुल जाएंगे, लेकिन 189 के नीचे ही करना होगा। गोल्ड टाइम ट्रांसफॉर्मर्स भी देखिए 7% मजबूती के साथ खुल रहा है। इसके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद उम्दा है, तो यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन कमजोर नंबर चेन्नई पेट्रो के आए, और अपेक्षाएं यहाँ पर थी कि बहुत ही बेहतरीन नंबर आ सकते हैं, लेकिन मुनाफा देखिए करीब करीब 60% घटा है। तो चेन्नई पेट्रो 2.5% नीचे खुलने की तैयारी में। ध्यान रखिएगा, फ्यूचर ग्रुप के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। कुछ इंटरनेशनल कारोबार में पैठ करेंगी ये कंपनी, वहां पर कदम रखेगी। तो 11:45 पर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। आज के दिन फ्यूचर लाइफस्टाइल के नतीजे भी अच्छे आए हैं, तो फ्यूचर लाइफस्टाइल भी देखते हैं प्री ओपनिंग सेशन में किस तरह से खुलने की तैयारी कर रहा है। 2.5-3% की मजबूती देखने को मिल रही है। जेके टायर के नंबर कमजोर आए हैं। टायर सेक्टर ने
बहुत ही ठंडा प्रदर्शन दिखाया इस बार। जेके टायर ने भी उसी तरह का मार्जिन खराब है और एक भी कंपनी ऐसी नहीं जिनके मार्जिन अच्छे हों, जिन्होंने मार्जिन अच्छे दिखाए हों। 15.5-16% से घटकर 9% हो गए मार्जिन, सिंगल डिजिट में। वही सेम सीएट में भी देखिए 9% पिछले 6 क्वार्टर के लोएस्ट मार्जिन पर सीएट ने प्रदर्शन किया है। वही हाल अपोलो टायर्स का था, वही हाल एमआरएफ का था। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कमज़ोर मार्जिन के बाद यहाँ पर गिरते हुए दिखे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की पारी की। और एक चीज़ तो साफ है कि खुलते ही लाइफ टाइम हाई बनाएगा निफ्टी। 9,551 जैसे आपको 9,451 माफ़ कीजिएगा, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखेगा वो नया लाइफ हाई होगा। चूँकि हम उससे 6 पॉइंट कल नीचे बंद हुए तो आज 15-16 पॉइंट की जो बढ़त दिख रही है ये लाइफ टाइम हाई होगा आपके लिए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर लेकिन अभी वक्त है और बैंक निफ्टी पर लाइफ टाइम हाई होगा 22,977। वहाँ से हम काफ़ी दूर हैं। आपका 23,000 का टारगेट आ जाएगा लग रहा है? आना तो चाहिए लेकिन आज आए या मुश्किल है थोड़ा सा। बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस कम है, निफ्टी में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। ओके, और सेंसेक्स 30,366 जो कल का हाई है वो लाइफ टाइम हाई है। आज लगता है सेंसेक्स भी खुलते ही रिकॉर्ड बनाने के मूड में, यहाँ पर भी लाइफ टाइम हाई होगा। इससे पहले बाजार खुले फटाफट एक बार आपको दिखा दूँ मैं एशियाई बाजारों का रुझान किस तरह का है और SGX निफ्टी कितनी मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है ये देख लीजिए। SGX निफ्टी में है पॉजिटिव शुरुआत के सारे संकेत, 10 पॉइंट के आसपास की मजबूती 12 पॉइंट की होती हुई दिख रही है। एशिया पर नजर रखिए, जो रिकवरी हुई निचले स्तरों से वो देख लीजिए। हांगकांग के बाजारों में खास तौर से वहाँ से संकेत लीजिए और हांगकांग के बाजार अब महज 62 अंक नीचे हैं। थोड़ी रिकवरी निचले स्तरों से यहाँ पर होती हुई दिख रही है। स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे आज खासतौर से खबरों और नतीजों के दम पर उन पर नजर रखिएगा। नतीजों के दम पर जो स्टॉक्स बड़े मजबूत दिख रहे हैं उनमें ग्रेविटा 14% है, वोल्टेम 7% है, विद्या टेलीलिंक 5%, फ्यूचर लाइफ 2.5%। चलिए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई रिकॉर्ड बनता हुआ सेंसेक्स और निफ्टी पर 30,400 ये है लेवल सेंसेक्स का जो इतिहास में आप पहली बार देख रहे हैं और निफ्टी में 9,460 के पार का लेवल पहली बार देख रहे हैं। तो 1/4 की मजबूती % की मजबूती के साथ सेंसेक्स और निफ्टी ने की है शुरुआत और रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचता हुआ। बैंक निफ्टी में 25 पॉइंट की मजबूती के साथ शुरुआत और 1/4% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स। तो रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए बाजार पहली ही टिक पर मजबूत क्या है। टाटा स्टील टॉप गेनर, उसके ठीक पीछे है भारतीय एयरटेल, IOC, जहां पर इन्हें MSCI के ग्लोबल इंडेक्स में शामिल किया गया। तो ये 3 स्टॉक हैं जो 1% से ज़्यादा की मजबूती दिखाते हुए। कमज़ोर क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप लूजर 1% नीचे, BPCL में 0.5% का नुकसान और अदानी पोर्ट्स थोड़ा सा कमज़ोर खुलता हुआ। आइए वायदा कारोबार के शेयर बता दूं आपको कि कौन से स्टॉक सेक्शन में है, कहां पर मजबूती होती दिख रही है। उज्जीवन 2.5% मजबूत, अदानी पावर, कर्नाटक बैंक 2% मजबूत, इंडिया सीमेंट हमारे सारे एक्सपर्ट्स को पसंद है और 2% की बड़ी मजबूती ये दिखाता हुआ। भारतीय एयरटेल में तेजी होती दिख रही है, JSW एनर्जी, JSW स्टील, टाटा स्टील, ये तमाम शेयर मजबूत है। तो मेटल्स काफ़ी दमदार तेजी के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं, मेटल शेयरों में तेजी होती दिख रही है। तो फिर कमजोरी कहाँ है, पेट्रोनेट LNG 2% कमजोर है, कोलगेट 1.5% कमजोर है, फेडरल बैंक में 1.5% का नुकसान। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कमजोरी की तरफ इशारा करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन 2 लेवल्स नोट कर लीजिए, 9,466 9466 ये है अब नया रिकॉर्ड निफ्टी का। और सेंसेक्स में भी नया रिकॉर्ड जो बना है वो बता दूं 30,424, अब 30,425 पर आप देखेंगे नया रिकॉर्ड। लेकिन बाजार की तेजी सीमित है और उसकी वजह है बैंकिंग शेयरों की तरफ से तेजी में पार्टिसिपेशन आता नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट होता हुआ, लेकिन बाकी ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का माहौल है। बिल्कुल, और भारतीय एयरटेल पर नजर रखिएगा, 2.5% मजबूती के साथ खुला है। MSCI इंडेक्स में जो फेरबदल हुए हैं उसका फायदा भारतीय एयरटेल को मिलता हुआ नजर आ रहा है। FNO में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दरअसल यही शेयर दिखा रहा है। वागले साहब इसके चार्ट्स और इसके डेटा को एनालाइज करेंगे, तब तक मैं आपको बता देता हूं और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी बनती हुई नजर आ रही है। वोल्टैम ट्रांसफार्मर्स अच्छे नतीजों के बाद दौड़ लगा रहा है। मेटल कंपनियों की बात कर रहे थे तो छोटी मझौली कंपनियों पर भी नजर रखिए। भूषण स्टील भी देखिए 2.5% ऊपर खुल गया है और अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। ग्लास बनाने वाली कंपनी सेंट गोबेन, गुजरात बोरोसिल, आसाई, ये तमाम शेयर मजबूती के साथ आज खुल चुके हैं। इसके अलावा कौन से स्टॉक्स हैं जहां कमजोरी देखने को मिल रही है। डीलिंग देखिए कल भी गिरा था, आज भी लुढ़का है। आइडिया के लिए आज भी राहत की खबर नहीं। जेके टायर कमजोर नंबर के बाद आज फिर नीचे फिसला है। इवन चेन्नई पेट्रो में एक्सपेक्टेशंस थे अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन वीक आए, 4% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है। इंडिया सीमेंट, हमारे सभी एक्सपर्ट्स कह रहे थे खरीदारी करिए। विकास सेठी जी का टॉप ट्रेडिंग आइडिया था, संदीप वागले जी का पहला टॉप ट्रेडिंग आइडिया था
और यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इवन कुणाल सरावगी कह रहे थे यहाँ पर खरीदारी कर लीजिए, आज अच्छी तेजी यहाँ पर बनती हुई। वेदांता को फायदा मिल रहा है जिस तरह से अपग्रेड्स आए हैं नतीजे आने के बाद, और मेटल्स में तो अच्छी तेजी बनी हुई है। ये टीवीएस मोटर भी देखिए खरीदारी करने की राय हमारे एक्सपर्ट आज आपको दे रहे थे। विकास सेठी कह रहे थे खरीदिए, कल वागले साहब का टॉप ट्रेडिंग आइडिया था, यहाँ पर भी अच्छी मजबूती बनी है। और एस्कॉर्ट्स को भी फायदा मिला है उन बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस का जिसका जिक्र नियति कर रही थी। 800 रुपए का टारगेट फिलिप कैपिटल ने दिया है। देखिए मजबूती के साथ ये शेयर भी खुला है। लेकिन भारतीय एयरटेल क्या और दौड़ लगा सकता है? वागले साहब, आज इस स्टॉक के लिए क्या ग्रह नक्षत्र ठीक लग रहे हैं आपको? हल्का सा पॉजिटिव ये कहूंगा हेमंत। 371 ये एक लेवल है, उसके ऊपर ट्रेड होता है जो हो रहा है फिलहाल। एक 367, 50, 368 के स्टॉप लॉस से 380, 381 तक, मतलब 3 रुपए रिस्क, 7, 8, 9 रुपए अपसाइड, ये मुझे ट्रेड सेटअप इंट्राडे में बैठेगा। ओके लेकिन एक स्टॉक जो दिग्गजों में बड़ा एक्शन में आता दिख रहा है वो है HCL टेक। HCL टेक के स्टॉक पर रखिए नजर, और HCL टेक में इसलिए पसंद कर रहा हूँ, इस वक्त सुबह सुबह दो बहुत बड़े भारी भरकम सौदे होते दिख रहे हैं HCL टेक के काउंटर पर। एक हुआ है 0.36% हिस्सेदारी बदली और दूसरा 0.5%, यानी कि लगभग 1% के आसपास की हिस्सेदारी HCL टेक में बदलती हुई दिख रही है। 52 लाख और 72 लाख, तो ये वॉल्यूम के लिहाज से निफ्टी का स्टॉक है, भारी भरकम स्टॉक है, बहुत बड़ा कारोबार HCL टेक में होता हुआ दिख रहा है। 850 रुपए के दाम पर ये ट्रेड हुए हैं, और आप देखिए स्टॉक जहां ट्रेड हुआ वहीं से तेज दौड़ लगाने के मूड में आता दिख रहा है। तो वॉल्यूम के लिहाज से बड़ी हिस्सेदारी बदलती हुई दिख रही है, और किसी भी निफ्टी के स्टॉक के लिए अगर 1% के आसपास की हिस्सेदारी बदले तो उसे बड़ी कहा जाएगा। और मुझे याद है वागले साहब कल या परसों आपने मैंने कवर किया था। कब खरीदने की राय दी थी आपने? और एनीवे अब क्या या इस स्टॉक में क्या अभी इंट्राडे पैरामीटर अनिल जी बैठ रहे हैं। हाँ। मैंने एक्चुअली 840 के लेवल पे कहा था, अभी 849 फ्यूचर्स में है, और मुझे लगता है 860, 863 के तरफ की मुंह है। अभी 850 है, 845, 846 का स्टॉप लॉस रखे, आप 5 रुपए का रिस्क ले रहे। अपसाइड में 12-13 रुपए इंट्राडे आपको मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो HCL टेक का 12-13 रुपए इंट्राडे के लिए इसको आपको जरूर अप्रोच करना चाहिए। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ग्लोबली मैं देख रहा था एप्पल ने रिकॉर्ड स्तरों को छुआ है, साथ ही फेसबुक, अल्फाबेट में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। नैस्डैक ने नए उच्चतम स्तर छुए हैं। टेक स्टॉक्स डाउ से पहले नैस्डैक आगे बढ़ा, और इफेक्टिवली एक्चुअली टेक महिंद्रा, HCL टेक, ये पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों में अब इन स्टॉक्स में वैल्यू बाइंग आने लगी, क्योंकि निफ्टी जब लाइफ टाइम हाई पर, तो काफी लोग ये सोचेंगे अब क्या खरीदा जाए। एक राय आपने कहा तो इसी पर ले लेते हैं सुमित से भी। सुमित, HCL टेक लगता है आपको कि इन लेवल्स पर तेजी की जा सकती है, या फिर कोई और IT स्टॉक भी आपकी पसंद का हो? बहुत से IT स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है अनिल जी। HCL टेक, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, सभी स्टॉक्स प्रेजेंट लेवल्स पे अच्छे दिख रहे हैं। हेक्सावेयर ने और भी अच्छा मूव दिया है बाकी IT स्टॉक्स के कंपैरिजन में। आने वाले दिनों में, इतने दिनों तक जो IT की मंदी थी वो मुझे लगता है अब खत्म हो चुकी है। IT स्टॉक्स में एक बेस बन रहा है, इनफैक्ट बन चुका है, और यहां से हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। आपने स्पेसिफिक दबाव डाला था HCL टेक के ऊपर। HCL टेक में प्रेजेंट लेवल्स पे ही खरीदारी करनी चाहिए। 860 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो हमें इसमें 890 से 900 तक के लेवल्स आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 840, 842 का स्टॉप लॉस होना चाहिए HCL टेक के लिए। 860 इंट्राडे पड़ाव है, सारे स्पॉट लेवल्स है। 860 का लेवल ब्रेक होने के बाद 890 से 900 के टारगेट HCL टेक के लिए। तो HCL टेक का इस पर रखिए नजर, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और पहला स्टॉक जो हमने स्पॉट किया था वो भारतीय एयरटेल था। देखिए अब 2.5% की मजबूती देखने को मिले। कुणाल, MSCI के इंडेक्स में जो चेंजेस हो रहे हैं उसका फायदा साफ तौर पर मिल रहा है भारतीय एयरटेल को, क्या और दौड़ लगा सकता है इंट्राडे में? आपको चार्ट्स पर कौन से लेवल्स दिख रहे हैं आते हुए? देखिए, पूरी संभावना है हेमंत कि कुछ और ट्रैक्शन बनता आपको दिखेगा। 370 का एक इंट्राडे स्टॉप लॉस रखें फ्यूचर्स में। मुझे लगता है कि 380, 382 तक जाता है, और 380 इसके लिए काफी बड़ा एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मुझे लगता है 380 अगर ये काउंटर पार कर पाया तो आपको बहुत जल्दी इसमें 390 के दाम भी आते हुए दिखेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस 370 पे लगाना न भूलें। और एक और स्टॉक जो अब ओपन इंटरेस्ट गेनर्स के लिहाज से बैन से बाहर आते हैं, HDIL यहाँ पर पोजीशंस बनती हुई दिख रही है, वॉल्यूम्स होते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक देखिए 1.5% मजबूत है, और ओपन इंटरेस्ट में 8%, 9% का इजाफा अच्छा, और लगभग 22 लाख शेयर जुड़ चुके हैं इसके ओपन इंटरेस्ट में। तो दमदार पोजीशंस यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। कुणाल, इसके चार्ट्स देखें HDIL के, क्या इन लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए?
निश्चित रूप से मुझे लगता है अनिल जी, मैंने हालांकि इस पर 102 का टारगेट दिया था जो कि अब आता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके परे भी ये चला जाएगा। 105 तक मुझे जाने की संभावना दिखती है। एक स्टॉप लॉस 100 रुपए पर रखे, मुझे लगता है HDIL को बाय करके चलना। ऑलराइट, चलिए तो HDIL में खरीदारी करिए। आज हमारे सारे एक्सपर्ट्स एक ही सुर में कह रहे हैं कि ये शेयर कमाल दिखाएगा और देखिए 100 के ऊपर ये निकल चुका है, अच्छी तेजी लगाने के लिए तैयार। रिकमेंडेशन लिस्ट में था। हाँ बिल्कुल, कुणाल ने कहा था जी, बिल्कुल। तो विकास ने तो इसको आज सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी और वो कह रहे थे रियल एस्टेट शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी। एक्चुअली ये रीजन भी तो है ना कि जो लो कॉस्ट हाउसिंग या यूं कहें कि जो 30 लाख रुपए तक के लोन पर जिसपे SBI, ICICI, HDFC सारे दिग्गजों ने ब्याज दरें कम कर दी है, उनके लिए बड़ी फायदे की बात है। तो अगर आप महिला हैं तो आपको 8.35% पर इंटरेस्ट रेट पर आपको 30 लाख रुपए तक मिलेंगे और दूसरी कैटेगरी में 8.40% पर मिलेंगे और 30 से 75 लाख तक का अगर आपको कर्ज लेना है घर बनाने के लिए तो 8.5% पर। क्या रेट आ गए हैं आप देखिए। अच्छा, ये थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को कंपटीशन दे रहे हैं बैंक से, तो आज उनके ऊपर भी नजर रखिएगा। लेकिन टाटा स्टील खुल चुका है, सेटल हो चुका है और JSW स्टील भी खुल के सेटल हो चुका है। ये बताइए सुमित, आप तो दोनों पर बुलिश थे, दोनों में से एक ट्रेड जो अभी आप लेना चाहें। देखिए हेमंत, स्टॉक्स के अंदर अच्छी तेजी है, मेटल्स में हमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे दोनों ही स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। JSW स्टील भी 200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर दिस स्टॉक। 210 और 220 इमीडिएट टारगेट होंगे JSW स्टील के लिए। एट द सेम टाइम टाटा स्टील के अंदर भी हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल ही रहा है। थोड़ा सा गैप अप के साथ मिला था, इसके लिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे रहा है गैप अप का। इमीडिएटली 455 457 पे भी इसमें बाइंग बन सकती है। 470 इमीडिएट टारगेट, वो लेवल टूटने के बाद 500 का टारगेट। ये लेवल टूटने के बाद 500 का टारगेट हाई जाएंगे। जैकपॉट शेयर आज इस कैटेगरी में भी आ गया है। तो यूरोप के ऑपरेशंस कमाल दिखाने वाले हैं, ये मानकर चल रहे हैं लोग। अच्छा, जो घाटे में चल रही थी ना यूरोप का कारोबार, वो इस कंपनी ने बेच दिया जो एबिटा को नीचे खींचता था और अब अच्छा वाला बढ़िया वाला जो एबिटा को बल देता है वो वाला कारोबार टाटा स्टील के पास बचा है। तो आज नंबर बहुत महत्वपूर्ण तो ऑपरेटिंग लेवल पर काफी दमदार परफॉर्मेंस आने वाली है टाटा स्टील की। तो आज ये जो ऊपर खुलकर जो कल लोगों ने BTST किए होंगे, आज उनकी प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब नीचे में फिर से इसमें खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए बजाय। और आओ निचले स्तर से क्या खरीदारी हुई, नए लाइफ हाई पर आ गए। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही बड़ी मजबूती के साथ ऊपर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक स्टॉक जो कमजोर होता दिख रहा है, इस पर नजर डाली जाए, वो है इंडो काउंट। इंडो काउंट में काफी कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। स्टॉक 1% कमजोर है, ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़ा, नतीजे बेहद खराब रहे और स्टॉक में भी बड़ा तेज रनअप होने के बाद अब नंबर्स खराब है। क्या ये स्टॉक शॉर्ट कैंडिडेट है इन लेवल्स पर? वागले साहब चार्ट देखकर बताएंगे। अनिल जी, शॉर्ट कैंडिडेट तो मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा बाउंस के लिए वेट करूंगा। कहां पर बेचेंगे? 194 195 ये लेवल्स शायद आए तो मैं बेचूंगा, फिर 196.50 का स्टॉप लॉस बनेगा और ऑन द डाउन साइड 187 का मेरा टारगेट रहेगा। और आप डॉक्टर रेड्डीज पर काफी बुलिश हैं, ये शेयर भी भाग रहा है। हाँ, आज और दौड़ लगा सकता है। मैंने आज आपका आज टॉप ट्रेडिंग आइडिया भी था। ये मेरा कल आफ्टरनून में भी था, मैंने स्पॉट किया था, अभी भी मुझे अच्छा लगता है। 271920 है, 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए, 2695। ऑन द अपसाइड मुझे लगता है ये 2800 के लेवल्स आज और कल तक देनी चाहिए। ओके 2800 तक के लेवल्स आज कल में आ सकते हैं। डॉक्टर, यही हो रहा है एक्चुअली, जो पिटे हुए हैं सेक्टर्स, जो पिटे हुए शेयर्स हैं, फार्मा, आईटी। ग्लेनमार्क कमजोर था और देखिए डॉक्टर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। 4%। लुपिन के लिए अच्छी खबरें आई हैं, इन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे हैं यूएस में। तो डॉक्टर लुपिन कल दोनों तेज दौड़ लगाते हुए नजर आए। तो जो जहां तेजी है वहां बिल्कुल है और अच्छी वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो और जहां तेजी में एक और स्टॉक शामिल होता हुआ जो सबकी पसंद, इंडिया सीमेंट। देखिए इंडिया सीमेंट में अब 2% की मजबूती बनती हुई दिख रही है। वेदांता देखिए क्या मजबूत होता दिख रहा है, 2% वेदांता मजबूत हो गया तो अच्छी खरीदारी। ओ निफ्टी 9480 के पार, सेंसेक्स 150 अंक ऊपर, 30-500 के बैंक निफ्टी ने सपोर्ट दिया है। अब बैंक निफ्टी नीचे से रिकवर होता हुआ दिख रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। तो बहुत ही बेहतरीन खरीदारी यहाँ पर होती दिख रही है। लेकिन खरीदारी होती दिख रही है एक और स्टॉक में, और ये बड़े दिनों बाद रडार पर आया है, मुथूट फाइनेंस। ये वायदा कारोबार का नया खिलाड़ी जरा इस पर नजर डालिए, क्या यहाँ पर तेजी करनी चाहिए? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक में। आज प्राइस एक्शन नहीं है लेकिन वॉल्यूम एक्शन आता हुआ दिख रहा है। सुमित, इसके वायदा कारोबार के डेटा भी देखिए और चार्ट्स भी देखिए, बताइए मुथूट फाइनेंस में क्या दिख रहा है आपको? बाय कर लेना चाहिए अभी प्रेजेंट लेवल्स पे ही, 397 398 स्पॉट लेवल्स के हिसाब से। 390 इंट्राडे स्टॉप लॉस,
ऊपर में इमीडिएट टारगेट जैसे ही 400 का लेवल ब्रेक होगा हमें 415 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। 400 साइकोलॉजिकल लेवल है, छोटा सा रेजिस्टेंस के हिसाब से है। जैसे ही ब्रेक होगा 8 से 10 रुपए की तेजी इमीडिएटली मान ले। 415 ओवरऑल टारगेट, प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करें। 390 392 का स्टॉप लॉस। और आईसीआईसीआई बैंक पर भी एक राय दीजिए सुमित, ये कैसा लगता है आपको? क्योंकि आज देखिए बैंक निफ्टी में जो रिकवरी है वो फिर से आईसीआईसीआई बैंक की वजह से देखने को मिल रही है। कल भी हम कह रहे थे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, खुलते ही देखिए अब भाग रहा है। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट देखिए आज भी यही शेयर सुबह सुबह करता हुआ। आईटी शेयर भी मजबूत है और आईसीआईसीआई बैंक भी मजबूत है। आईसीआईसीआई बैंक क्या राय है सुमित आपकी? तेजी कर लेना चाहिए हेमंत। प्रेजेंट लेवल्स पे ही ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आ चुका है। 300 के ऊपर सस्टेन होने का मतलब ये स्टॉक के इमीडिएट टारगेट बनेंगे 325 330 के लेवल्स। बैंक निफ्टी 23,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास आ गया है। आज अगर 23,000 का लेवल टूटता है तो बैंक निफ्टी 23,200 23,300 के लेवल्स दिखा सकता है। वो केस के अंदर ये मोस्टली बैंकिंग स्टॉक्स में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। उसमें से एक मेन किरदार रहेगा आईसीआईसीआई बैंक का। ये स्टॉक इमीडिएटली 305 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल्स पे इसमें खरीदारी करें। अगर स्टॉप लॉस इस स्टॉक के अंदर लगाना है प्योरली इंट्राडे के हिसाब से 301 या फिर 300 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। और ऊपर में इमीडिएट टारगेट्स आप मान के चले हमें आईसीआईसीआई बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं 311 के आसपास और ओवरऑल टारगेट 325 रुपए। ओके, 325 के टारगेट के लिए यहाँ पर करें खरीदारी। आईसीआईसीआई बैंक में दमदार तेजी के पूरे आसार तेजी के टीवीएस मोटर्स में भी बनते हुए दिख रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद था ही विकास और आप देखिए 1.5% मजबूत है। यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट में वागले साहब कल से बोले थे, वागले साहब भी कल हम बात कर ही रहे थे और ये स्टॉक भी काफी अच्छे एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर 1.5-2% की मजबूती होती दिख रही है तो स्टॉक बड़े एक्शन में दिख रहे हैं। एक राय निफ्टी पर ले ली जाए इस वक्त। कुणाल, 9,480 पर निफ्टी है और 20,872 पर बैंक निफ्टी, दोनों पर इंट्राडे अगर कोई ट्रेड लेना हो इस लेवल पर क्या करेंगे आप? देखिए दोनों पर बाय करके चलना चाहिए एनर्जी। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी मुझे लगता है 23,100 का स्तर छुएगा और निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए 95-25 के लेवल्स इंट्राडे में भी आ सकते हैं और कल भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड दोनों ही इंडाइसेस का पॉजिटिव है। मुझे लगता है लॉन्ग करके चलने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं। कल अनिल सुजलॉन में बहुत जोर से पिटाई हुई थी और आज देखिए ये शेयर रिकवर करता हुआ दिख रहा है। कल जो खबरें आ रही थी जो कि इनकी जो पीयर कंपनी है इंडो विंड, उसमें कमज़ोर नतीजों के बाद एक प्रेशर था, लेकिन आज देखिए ये शेयर रिकवर करता हुआ 20 रुपये के आसपास पहुंच गया है। आज आईटी सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर है। टीसीएस भी देखिए 1.5% मजबूत है और एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज़ में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। चार्ट्स पर संदीप जो कोई ऐसा स्टॉक जो आपको आईटी सेक्टर में सबसे अच्छा लगता हो? आपने एचसीएल टेक की बात करी, कोई और शेयर जहाँ पर आपको लगता हो रैली बन सकती हो? आपने जो स्टॉक कहा मैं उसी के ऊपर कमेंट दूंगा जो कि एनआईटी टेक्नोलॉजीज है। करंटली 532 है शायद फ्यूचर्स में। 534 अगर ये ब्रेक कर देता है एक बड़ी अच्छी खासी मूव आ सकती है, मतलब 15-20 रुपए की इंट्राडे 3% की मूव आ सकती है, तो तभी मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। अभी मैं थोड़ा वेट करूंगा। हो गया 536 बात करते करते। तो अब आपका टारगेट क्या है? मेरा टारगेट लगभग 552 का होगा और आप 528 के स्टॉप लॉस से लेकर चले। मतलब आईटी स्टॉक्स आपने एचसीएल टेक की बात करी, बड़ा एनआईटी टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, जबरदस्त प्रदर्शन। अच्छा हम कल कह रहे थे ये जो ग्लोबल साइबर अटैक हुआ है ना, उसके चलते भारतीय आईटी कंपनी इंडिया में भी आ रहा है, इंडिया में भी आ रहा है, कई जगह आ गया है। हाँ तो साहब मैं तो इस चक्कर में अब खोलते ही नहीं मोबाइल और सब थोड़ा डाउनलोड मत करिए। हाँ बस थोड़ा दिन आराम रहे, बढ़िया एकदम। इसी बार ने अगले साहब मुस्कुरा रहे हैं, इसी बार ने आप फैमिली के साथ वक्त बिता सकते, नहीं तो वो मोबाइल इंटरनेट और कंप्यूटर में लगे रहेंगे। तो चलिए, तो ध्यान रखिए आप कुछ भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम ऐसी चीज जो आपको पता नहीं है वो फाइल डाउनलोड मत करिए बिल्कुल, बस कुछ दिनों तक सिंपल। ओके, जहाँ श्योर हो, जो आपके पता है कि अगर ये जिनसे भी आपको फाइल मैसेज या ईमेल आ रही जो आपके आइडेंटिफाइड आपके पहचान वाले जो सेंडर हैं उन्हीं का खोलें। एक शेयर और जिसका जिक्र करना जरूरी होगा और राय सुमित आपसे लेना चाहूंगा वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए आज बाजार को अगर कोई ऊपर खींच रहा है तो आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज ही खींच रहे हैं। डेज हाई पर ये शेयर भी पहुंच चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आप अपनी राय दीजिए, उसके बाद मैं डिस्क्लोजर दूंगा। बताइए रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या और दौड़ लगा सकता है? फ्रेश बाई कर लेनी चाहिए प्रेजेंट लेवल्स पे। मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, प्राइस एक्शन हमको जस्ट देखने को मिल रहा है, स्टार्ट हो ही रहा है। 1360-62 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 1340 का इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। इमीडिएटली अगर ये यहां से आज अच्छा मूव देखने को हमको मिला तो वो केस में ये स्टॉक
1390 1400 इंट्राडे में भी दिखा सकता है। 1370 ब्रेक होते ही 1400 तक के लेवल्स हो सकते हैं हमको इंट्राडे या मैक्सिमम 2 दिन के अंदर हमको देखने को मिल जाए। 1340 1330 के आसपास का स्टॉप लॉस, 1400 का इमीडिएट टारगेट। और CNBC आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं, दरअसल उसको नेटवर्क 18 और टीवी 18 ओन करते हैं और उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो ये एक डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। और NIT टेक्नोलॉजीज, वागले साहब आप कुछ कह रहे थे अभी? नहीं, मैंने ये कहा कि आपने सही लेवल पे स्पॉट किया 534, आपने तो 530 में स्पॉट किया और इट मेड अ टिक ऑफ 544। मुझे लगता है ये थोड़ा पोजिशनल व्यू है क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है और मुझे लगता है ये 560 के भी पार अगले 2 से 3 दिन में जा सकता है। ओके और इस बीच PFC एक और स्टॉक है जो मजबूत होता दिख रहा है, दिन के हाई पॉइंट पर आया है। 6.5 लाख शेयर से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट PFC में बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2% ओपन इंटरेस्ट का इजाफा है। यहाँ पर थोड़ी तेजी की पोजीशंस बनने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं मुझे वायदा कारोबार में। PFC के चार्ट्स पर राय ली जाए, वागले साहब क्या कहेंगे, क्या इन लेवल्स पर खरीदारी बनती है? मेरे ख्याल से MSCI इंडेक्स में या तो इसका वेटेज बढ़ा है, कहीं तो मैं कुछ पढ़ रहा था, मैं ढूंढता हूं जब तक एक बार चार्ट तब तक आप एक बार चार्ट देखें। खबर 160 के सपोर्ट से घुमा है बट मुझे लगता है अपसाइड में 165 165.50 मतलब 2 से 3 रुपए इंट्राडे ट्रेड अगर आप लेना है 2% के लिए ले सकते हैं, उससे बड़ी मुझे मुंह लगती नहीं है। REC में अनिल मुझे दिख रहा है REC तो वही है, हाँ उसमें 5 बेसिस पॉइंट का इमर्जिंग मार्केट में भी आप देखिए वेटेज बढ़ा है, उसके चलते $96 मिलियन की इनफ्लो REC में देखने को मिलेगा। तो REC PFC जनरली जुड़वा है, हो सकता है ऐसे चल रहा है। ये भी हो सकता है। राइट। तो चलिए PFC एक और स्टॉक है जिस पर आप रखिएगा नजर। और कल हम कह रहे थे ICICI बैंक में भी देखिए वेटेज बढ़ेगा, तो ICICI बैंक भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। तो MSCI इंडेक्स में जो फेरबदल हो रहे हैं, रीबैलेंसिंग हो रही है, उसका फायदा कई शेयरों को मिल रहा है। REC को, उसके चलते PFC को, ICICI बैंक को, भारतीय एयरटेल को। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो फोकस में आज। बिल्कुल फोकस में तमाम स्टॉक्स है और डबल सेंचुरी मारने के मूड में है इस वक्त। सेंसेक्स 9,500 को फतह करने की तैयारी है। निफ्टी की बेहद करीब पहुंचता हो तो दमदार प्रदर्शन होता दिख रहा है सेंसेक्स और रिलायंस 2% ऊपर। वाह, दिग्गजों से आ रही है पूरी की पूरी खरीदारी। ये है इस वक्त साफ तौर पर आपके लिए संकेत आता हुआ। तो कुल मिलाकर बाजार ने बेहद दमदार शुरुआत की है इस वक्त आज के सेशन में। फेडरल बैंक एक कमजोर होता हुआ दिख रहा है। फेडरल बैंक को लेकर भी थोड़ा सा अंदाजा था लोगों का कि शायद ये MSCI इंडेक्स में शामिल हो, लेकिन ऐसा 1 ईयर स्टॉक 2% नीचे है। किसी के पास अगर कुणाल तेजी की पोजीशन है तो क्या होल्ड करें, निकल जाएं, या जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो किन लेवल्स पर एंटर करना ठीक रहेगा फेडरल बैंक में? देखिए ओवरऑल चार्ट बहुत मजबूत है अनिल जी। हालांकि आज कुछ गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा विचलित नहीं हूं गिरावट से। मुझे लगता है 114 के स्टॉप लॉस से इन स्तरों पर भी इसमें खरीद की जा सकती है। अच्छा, पावर शेयर देखिए, अडानी पावर 10% मजबूत, ये बढ़ता भी ऐसे ही है, गिरता भी ऐसे ही है और आज देखिए बढ़ने का दिन है इसका। रिलायंस पावर देखिए 2% ऊपर कारोबार करता हुआ। पावर शेयरों की बात कर रहे थे, PFC REC की देखिए, इन दोनों स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बिटवीन द टू बागले साहब आपको कौन सा अच्छा लगता है बताइए? इनफैक्ट मैंने अडानी पावर स्पॉट किया था, फिर मैंने उसका लॉट साइज देखा जो कि 20,000 है। तो आपने कहा छोड़ देते। बट पोजीशनल के तौर पे 2 रुपए स्टॉप लॉस, 6 रुपए टारगेट, 3 से 4 दिन, ये बिल्कुल बनता है। क्या तेजी बन रही है देखिए, जबरदस्त पावर स्टॉक्स काफी दमदार। एक और स्टॉक बड़ा एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, वो है दिग्गजों। एक्चुअली आज खरीदारी सारी की सारी दिग्गजों से हो रही है। जो निफ्टी 9,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरह से जोश सेक्टर लीडर से आता दिख रहा है। और कैसे सेक्टर लीडर से आ रहा है वो मैं आपको बता दूं। देखिए टेलीकॉम में आप देखिए भारती मजबूती के साथ बढ़ रहा है, और टेलीकॉम में रिलायंस भी, आप टेलीकॉम और ऑयल गैस दोनों मान लें, वो मजबूत है। TCS जो IT की सबसे बड़ी कंपनी है, 0.25% ये मजबूत है। टाटा मोटर्स ऑटो में सबसे मजबूत है। डॉक्टर 1.5% मजबूत है। एक और स्टॉक, खाली एक ही सेक्टर है जो अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है और वो अब चलने के लिए तैयार है, FMCG। लीवर देखिए, लीवर 1% मजबूत होकर दिन के हाई पॉइंट की तरफ HUL बढ़ रहा है। इस स्टॉक पर नजर रखिए और कल HUL के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से पहले यहाँ पर पोजीशंस भी बनती हुई दिख रही है, दमदार तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। लीवर 1% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट 2% बढ़कर आया है। तो लीवर के नतीजों पर भी फोकस रखना चाहिए। कल लीवर के नंबर्स के पहले जो पोजीशंस बनती दिख रही है, सुमित क्या कहेंगे आप, क्या ये स्टॉक तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार है? एब्सोल्युटली यस। HUL ने वैसे भी एक बहुत अच्छा मूव दिया हुआ है, सारे FMCG में बहुत अच्छा मूव दिखा रहा है HUL। 900 के लेवल से हमने एक 1 वे मूव देखा है। इसका सिर्फ एक ही कंसर्न है, इमीडिएट 1,000 रुपीज 4 फिगर साइकोलॉजिकल लेवल।
ये लेवल क्रॉस होने के बाद आप ये मान के चले 7 से 8% की तेजी हमको एचयूएल के अंदर देखने को मिलेगी। 1000 रुपीज का लेवल क्रॉस होते ही 1040 1070 के लेवल हमें एचयूएल के अंदर देखने को मिलेंगे। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस एचयूएल के अंदर होल्ड करके चलनी चाहिए। फ्रेश अगर कोई अभी प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करता है 975 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए, जो कि प्रेजेंट लेवल से 20 रुपए का होगा, और ऊपर में टारगेट 1040 1070 एचयूएल के लिए 1000 का क्रॉस होते ही लेवल स्पार्क हमको देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर। ओके, तो ये है वो स्टॉक जिस पर नजर होनी चाहिए आज और कल दोपहर में इसके नतीजे आने वाले हैं। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है एचयूएल में, लेकिन हम आपसे कह रहे थे कि अडानी पावर पर नजर रखिए। देखिए 10-11% दौड़ लगा चुका है ये शेयर, अब भी 9% मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। सीएनबीसी आवाज के रिसर्च हेड आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे इसमें तेजी क्यों देखने को मिल रही है। आशीष बताइए, राहत मिली है सीईआरसी से क्या? बिल्कुल अच्छी खासी राहत आती हुई। आपको बैकग्राउंडर देता हूं और पहले तो खबर बताता हूं। सीईआरसी ने कहा गया है कि पूरा कंपनसेशन ग्रांट कर दिया है। जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था इसका 4650 मेगावाट का जो थर्मल पावर प्लांट है मुंद्रा में, ये जो कंपनसेशन दिया जा रहा है खास तौर पे जो इंपोर्टेड कोल पे डोमेस्टिक लीवाइज थी, डोमेस्टिक टैक्स जो लगते थे, उनमें जो इंक्रीज हुआ था उसका ये कंपनसेशन है। बैकग्राउंडर ये है कि अप्रैल 11 को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, आपको याद होगा इंडोनेशियन कोल की दाम बढ़ गए थे, तो ये कंपनी सी प्ली पे बातचीत हो रही थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था कोई भी एड्रेस फॉल आउट होता है, अगर पॉलिसी में बदलाव होता है फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहां पे कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली। पर अगर लॉज में बदलाव होता है डोमेस्टिक मार्केट में या फिर भारत के अंदर, तब इन कंपनीज के पास स्कोप हो सकता है सरकार पे गुहार लगाए और रिलीफ मिले, और उसी तर्ज पर सीईआरसी ने रिलीफ दी है। अभी कितनी बड़ी रिलीफ होगी अदानी पावर के लिए यह कहना इस समय मुश्किल होगा, लेकिन जब ये अदानी पावर ने अपनी प्ली रखी थी कोर्ट के सामने, तब उस समय सितंबर का महीना था, सितंबर 2015। उस एक महीने का उनका कहना था एडिशनल लिवाइज जो लगी है डोमेस्टिक टैक्सेस बढ़ने के चलते, वो 29-30 करोड़ रुपए के आसपास का एक महीने का था। तो अगर ये एक्सट्रापोलेट करेंगे तो नंबर बड़ा हो जाता है। इसीलिए आप देखना अदानी पावर में इस तरह का तगड़ा मोमेंटम, इस तरह का तगड़ा ट्रैक्शन आता हुआ। लेकिन एक चीज बताइए आशीष, फिर ये तो जो अदानी पावर के लिए हुआ है वो टाटा पावर के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि केस तो सिमिलर है। केस बिल्कुल दोनों के लिए सेम बात है। प्रेसिडेंस बन जाएगा। तो जितनी भी कंपनीज हैं जिनको, इसमें तो खैर इस केस में अदानी पावर और टाटा पावर ही थी जिनका इंडोनेशियन कोल का इंपोर्ट था, और डोमेस्टिक टैक्सेस इस दौरान जो बढ़े हैं उसका कंपनसेशन अगर सीईआरसी एक कंपनी को दे रहा है तो प्रेसिडेंस बन जाएगा। तो ऑब्वियस है अगर टाटा पावर के केस में भी टैक्सेस बढ़े हैं उनके मुद्रा से, तो उनको भी एक कंपनसेशन मिलता हुआ नजर आएगा। पर अदानी में रिएक्शन इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि बहुत तगड़ी पिटाई होती हुई नजर आई थी जब इंडोनेशियन कोल का इंपैक्ट की खबरें आई थी, क्योंकि इन्होंने अपनी बुक्स पर ऑलरेडी अकाउंट कर रखा था, अगर आपको याद हो तो। उस तगड़ी पिटाई के बाद अब ये स्टॉक उतना ही स्ट्रांग रिबाउंड दिखाता हुआ। ओके, चलिए तो टाटा पावर पर नजर रखिए, अडानी पावर पर नजर रखिए, अडानी ग्रुप की तमाम कंपनियों पर नजर रखिए। अडानी पावर ही नहीं, अडानी एंटरप्राइजेज में भी तेजी देखने को मिल रही है। कुणाल बुलिश है अडानी ट्रांसमिशन पर। तो कुणाल, आपसे हम अडानी ट्रांसमिशन के चार्ट्स पर दोबारा कॉल लेंगे, लेकिन पहले टाटा पावर की बात कर लेते हैं। सुमित ने कहा था कि इसको आज सुबह सुबह ही खरीद लीजिए। टाटा पावर का कॉल ऑप्शन खरीदने की राजी थी, राइट, टॉप पिक था। बिल्कुल। तो बताइए सर, टाटा पावर क्या आपको भी चार्ट्स पर दमदार लग रहा है? जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अगेन ये एक पोजीशनल व्यू है। आज का लो के स्टॉप लॉस से जो कि 8350 वगैरह है उसके आसपास है, और मुझे लगता है ये 90 की तरफ की मूव है, तो मतलब एक 1.5-2 रुपए डाउन साइड, 4-5 रुपए अप साइड। तो सुप्रीम कोर्ट मारता है डंडा और सीईआरसी देता है राहत। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये पूरे पावर वाले मामले में, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे अभी भी ये समझना पड़ेगा कि सीआरसी ने पहले रिकमेंड किया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अब वापस सीआरसी में आया है। अब इसको क्या फाइनल माना जाए या सुप्रीम कोर्ट, वही मैं कह रहा हूं, ये डाउट है। क्योंकि तो अभी टेम्परेरी रिलीफ की बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अब देखना होगा ये मामला क्या लंबा खिंचता है या फिर फाइनल होता है। मतलब लगता है थोड़ा अभी लंबा खिंचता है। हाँ एग्जैक्टली, मैं आपकी राय से सहमत हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए अल्टीमेट अथॉरिटी तो सुप्रीम कोर्ट है, और अगर सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार नहीं है कि राहत दी जानी चाहिए, कि भाई अगर आपके बिजनेस, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, आपके बिजनेस डिसीजंस अगर गलत हुए हैं तो उसमें रेगुलेटर क्यों राहत दे? क्योंकि अगर समझिए यही सिचुएशन है, आपने इंपोर्टेड कोल की प्राइस पर भरोसा किया, ठीक है, और उसके हिसाब से आपने प्रोजेक्ट बनाया। समझिए अगर इंपोर्टेड कोल की प्राइस कम हो जाती तो क्या बिजली सस्ती करते हैं? तो बिजली, एग्जैक्टली ये सवाल जो है, और ये बिल्कुल वाजिब बात है। हाँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों को 10-10% ऊपर अदानी पावर खरीदने के पहले सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक बार पूरा समझ लें कि क्या वाकई में ये फाइनल राहत है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक फाइनल राहत को लेकर स्थिति साफ है। सही बात है। तो फिर थोड़ा सा अदानी पावर वगैरह आप खरीदने के पहले ट्रेडिंग मूव्स इसमें बनते हैं, हाँ, वो एक, हाँ, तो वो उसका फायदा लोगों
लोगों ने उठाया है। देखिए ट्रेडिंग मूव्स में बने हैं और ऊपर से देखिए 11% जाने के बाद अब इस खबर आने के बाद, क्लैरिटी देने के बाद देखिए अब ये शेयर ऊपर से हल्का भी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन पावर स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनी हुई है, ये भी जरूर कहना चाहिए। फ्यूचर लाइफस्टाइल ये एक और ऐसा स्टॉक है जिसने दमदार नतीजा आज पेश किया है, 11% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। अवंती फीड्स 9% ऊपर, वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर 7% ऊपर। अच्छा, कर्नाटका बैंक में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जेएन के बैंक कल आप इसकी बात कर रहे थे, मुझे याद है एक बड़े ब्रोकरेज हाउस ने इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट निकाली है। जेएन के बैंक में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, नंबर्स अच्छे थे और भले ऑन द फेस ऑफ इट इतने बढ़िया नहीं दिख रहे थे, लेकिन अंदर आप विश्लेषण करके देखें और एक और स्टॉक जो अच्छा दिख रहा है हेमंत, तो वो है कर्नाटक बैंक। कल नतीजों के बाद जो कुछ गिरावट हुई उससे उभरता हुआ 3-3.5% की मजबूती और वायदा कारोबार में मैं इसे टॉप गेनर इसलिए मानता हूं। अदानी पावर तो चलिए खबरों के दम पर भागा है, लेकिन ये बिना खबर के कर्नाटक बैंक जो चला है ये इंटरेस्टिंग। हालांकि ओपन इंटरेस्ट में उतना कोई इजाफा होता नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी तेजी है, मजबूत तो होता दिख रहा है। एसीसी एक और स्टॉक है जहां मजबूती होती दिख रही है। सूजलोन कल की कमजोरी से उभरकर मजबूत होता दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, रिलायंस पावर, ये तमाम छोटे छोटे पावर स्टॉक्स है जहां पर एक्शन बरकरार दिख रहा है। एसीसी के ऊपर बिल्कुल सही पकड़ा है। एसीसी संदीप वागले साहब प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, सर बताइए दीजिए। और ओपन इंटरेस्ट भी 5% बढ़ा है। बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट पिछले जैसे आप बात कर रहे थे काफी बड़ा है। और कर्नाटका बैंक भी आपको कह दूं कि बैन में है, वो आप चेक करिए। हाँ, कर्नाटक बैन में बिल्कुल है, बैन में। उसमें शायद इसलिए ओपन इंटरेस्ट गेनर नहीं हो रहा, खाली प्राइस बढ़ रही है। एसीसी में 13 का 1713 का स्टॉप लॉस होगा। जब हम बात कर रहे थे 6-7 रुपए के मुंह आ गई और मुझे लगता है ये 1770 का मेरा टारगेट होगा। अभी 1725 है, तो आप एक 15-17 रुपए का रिस्क लीजिए। ऊपर में अपसाइड में लगभग 40-50 रुपए का अपसाइड बनेगा। कमोडिटी रिलेटेड स्टोरीज ही चल रही हैं। आप देखिए ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं, इवन सीमेंट की कंपनियों ने, तमाम कंपनियों ने बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं। अच्छा, ग्रासिम पर बुलिश हैं सुमित और इंडिया सीमेंट पर बुलिश हैं कुणाल। तो ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है जो सीमेंट को छोड़ना चाहता हो। संदीप वागले साहब और विकास सेठी जी दोनों ने एक ही सुर में कहा था इंडिया सीमेंट खरीदी। ये तो सीमेंट जो है वो हर ट्रेडर के रडार पर है, ये कह सकते हैं एकदम। और सीमेंट, स्टील, ग्लास, ये तमाम सेक्टर से जो आज बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्लास तेजी भी होती हुई दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। एक और स्टॉक डॉक्टर रेड्डी जो आपने पसंद किया सुबह सुबह, यहाँ पर अच्छा एक्शन होता हुआ आपका एसआरएफ चल रहा है। एसआरएफ भी हाँ थोड़ा एक्शन में आया, 1.5% मजबूत है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट में ज़्यादा बढ़त नहीं, इसलिए मैंने इसको नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन हाँ, ये फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स में एनबीएफसी में थोड़ी थोड़ी खरीदारी फिर से आती दिख रही है। और वागले साहब को कोई स्टॉक मिला है अच्छा बोल रहे हैं ओपन इंटरेस्ट में इतनी बढ़त नहीं, वो बात सही है, लेकिन पैटर्न अच्छा है। एक स्विंग हाई क्रॉस कर रहा है जो कि 18, 22, 25, 27, 29 हो गया। ये लेवल पे ले ले, एक 12 से 15 रुपए का रिस्क होगा। अपसाइड 30 से 40 रुपए का टारगेट होगा। अगर आप पोजिशनल व्यू लेते हो, मुझे लगता है 1900 के पार जाना चाहिए। तो आज ये 1900 के पार आप करा सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि ये अनिल जी का स्टॉक है। मैंने तो बोला ही अनिल जी का शेयर है, आज बढ़ रहा है। अनिल जी ने देखिए एक मिनट इन दोनों को और आपको सबको साफ कर दूं। 8,000 शेयर है मार्केट में लिस्टेड, उसमें से शायद 70-80 स्टॉक्स ऐसे होंगे जिन्हें मैं थोड़ा क्लोजली फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट के हिसाब से थोड़ा ट्रेक नहीं, चार्ट तो बिल्कुल नहीं आता। स्टॉक आपका होगा लेकिन अल्फाबेट मेरा है। तो मैं खाली उनके थोड़े से फंडामेंटल्स आंकड़े बेहतर जानता हूँ, उतना ही मेरा है। हेमंत मुंह देखिए कहाँ से कहाँ गई, 25 रुपए के मुंह आ गई बात बोलते नहीं। तो मैं तो कह रहा था आज एसआरएफ जो है वो, क्योंकि आप देखिए सिंपल है, सारे के सारे स्टॉक तो आप पढ़ नहीं सकते ना, सारे के सारे स्टॉक्स आप ध्यान में नहीं रख सकते, तो फिर वही वाली बात है। मजबूती देखने को मिल रही है। 30,500 के पास पार निकला है सेंसेक्स भी, और बस अब सबको इंतजार है 9,500 की निफ्टी का। बिल्कुल, तो उम्मीद की जाए कि देखने को मिले तुरंत। लेकिन विदा लेंगे आप सबसे। सुमित जी, कुणाल जी और वागले साहब, शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। चलिए, इस मजबूत बाजार में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज देवेंद्र चौकसी साहब। और देवेंद्र चौकसी साहब, मुझे याद है पिछले 3 साल से बाजार पर बेहद बुलिश थे, खासतौर से तब जब सरकार बदली थी। देवेंद्र भाई, फाइनली बाजार अब इन लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, आपको बधाई। और ये बताइए कि क्या आगे के 2 साल के लिए भी आपको इसी तरह की दमदार तेजी का उम्मीद है? क्या टारगेट्स हैं आपके सेंसेक्स और निफ्टी के? Yeah, Anil ji, good morning and thank you very much.
आपको भी खूब खूब बधाई हो आई थिंक ये समय के लिए। आई थिंक हम एक साथ में इस समय के अंदर जा रहे हैं, तो आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक इट इज़ मेकिंग मोर सेंस। मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक ये जो मार्केट के अंदर हम तेज़ी देख रहे हैं, इट इज़ ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ आई थिंक व्हाट इज़ लाइकली टू कम इन कमिंग पीरियड। क्योंकि आगे का जो समय हम देख रहे हैं वो समय मेरे ख्याल से आई थिंक काफ़ी हद तक एक प्रॉमिसिंग समय दिख रहा है। एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है हमारे मार्केट के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर, कि जहाँ पे पहली बार कंट्री के अंदर एक ग्रोथ की विजिबिलिटी क्लियर होती जा रही है। मे बी आई थिंक इनिशियली वी हैड अ विजिबिलिटी ऑफ नेक्स्ट 3 to 5 years, बट नाउ आई थिंक द विजिबिलिटी इज इमर्जिंग फॉर नेक्स्ट 10 years. Be it in the power sector, be it in other infrastructure sector, be it in the manufacturing sector, even in service sector. मेरे ख्याल से आई थिंक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है वो पहले इतने सालों में शायद मैं 30 साल से मार्केट में हूँ, मैंने नहीं देखी है। तो ये आई थिंक ये स्ट्रक्चरल चेंज मैं देख रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है, और मे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है ये समय के लिए सुनने का, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो 20 साल रहेंगे हमारी इकोनॉमी के लिए, ये पूरे 100 साल का जो पीरियड है उसके अंदर सबसे बेस्ट साल रहेंगे। एंड आई थिंक इन दिस पर्टिकुलर पीरियड वी शुड बी सीइंग अ न्यूअर हाइट्स एट एवरी जंक्चर। मे बी सम करेक्शन इन बिटवीन इज ऑब्वियस, क्योंकि मार्केट का नेचर है आई थिंक थोड़ा बहुत करेक्शन इन बिटवीन लाना। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले 20 साल का जो पीरियड है वो 20 साल का पीरियड हमारी इकोनॉमी के लिए एंड इवेंचुअली फॉर द मार्केट इट शुड रिमेन अ गुड पीरियड। देवेन भाई गुड मॉर्निंग। ये बताइए कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं, कौन से वो कुछ स्टॉक्स हैं जो आप अभी भी हल्के हल्के करके खरीदारी कर रहे हैं जिनमें? गुड मॉर्निंग हेमंत। वेल आई थिंक जो जगह पे आई थिंक कंफर्ट ज़्यादा है उसके अंदर एक तो ऑटोमोबाइल स्पेस के अंदर कंफर्ट ज़्यादा है, क्योंकि ऑटोमोबाइल के अंदर अगले 3 या 5 साल के अंदर एक बड़ा बदलाव आ रहा है। एक तरफ BS6 एमिशंस के नॉर्म आ रहे हैं, तो उसके अंदर नए मॉडल्स, नए व्हीकल्स, नई टेक्नोलॉजी के साथ में नए व्हीकल्स आ रहे हैं। दूसरी तरफ कमर्शियल व्हीकल का जो कारोबार है वो मेरे ख्याल से यहाँ से एक बड़ा इम्प्रूव होकर आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी नए रोड्स जो रूरल रोड्स पहली बार बन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आई थिंक वहाँ पे एक कार्गो मूवमेंट से एक मूवमेंट अच्छी बननी चाहिए। प्लस जो हिसाब से इकोनॉमी के अंदर लॉजिस्टिक मूवमेंट बढ़ने जा रही है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स विच द गवर्नमेंट इज सेटिंग अप, मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़्यादातर कमर्शियल व्हीकल स्पेस के अंदर एक लंबा बदलाव आ रहा है। जो ये बदलाव हम देख रहे हैं अगले 5 साल का एक ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस पर्टिकुलर स्पेस वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेस फॉर नेक्स्ट पीरियड इन नेक्स्ट 3 to 5 years। सिमिलरली जो बैंकिंग स्टॉक के अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनके अंदर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिलेटेड जो इश्यूज थे उनके अंदर RBI को जो ऑटोनॉमी दी गई है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट वुड बी वेरी सिग्निफिकेंटली डेल्ट विद इन एज फार एज द सॉल्यूशन इज कंसर्न। एंड सिक्योरिटाइज रिसिप्ट जिसकी हम बात कर रहे थे पहले भी, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इट वुड बी अ गेम चेंजर फॉर मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स हु आर सेटल्ड विद नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। So I think this is a structural change which is happening. So large PSBs are definitely going to be benefited in the current situation. Likewise, we find that the electrification का जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है with I think higher amount of electricity connected villages and the rural areas, मेरा ऐसा मानना है कि I think companies which are supplying the capital goods they would be in a better situation going forward. So we can pick up themes I think in different areas, but I think I would like to believe कि यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कंपनी के कारोबार के लिए आई थिंक इमर्ज हो रही है। ओके, तो ये है कमर्शियल व्हीकल्स में एक अच्छी मजबूती के आसार, अच्छी तेजी के आसार, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग सेक्टर्स दिख रहे हैं। और आज की एक बड़ी खबर जो दिख रही है वो है रियल एस्टेट को राहत देने के लिए आज से सस्ते लोन्स 3 दिग्गज बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जिन्होंने 30 लाख रुपए तक के लोन्स पर ब्याज दरें घटाई है, किन कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद है? इसके दम पर कहीं कोई निवेश बनता है देवेन भाई? जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का थीम हमने पहले भी चुना था, आई थिंक वो थीम प्ले हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये थीम आगे के समय के लिए भी आई थिंक बरकरार रहेगा, क्योंकि करीबन 25% के आसपास के CAGR ग्रोथ से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ग्रो हो रही है। और जो हिसाब से एक तरफ डिमांड रियल एस्टेट के अंदर बन रही है, हाउसिंग डिमांड बन रही है, गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है हाउसिंग के ऊपर, प्लस नए जो स्मार्ट सिटीज़ और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेट हो रहे हैं,
ये सब चीज़ को हम ध्यान में रखें तो मेरे ख्याल से अगला समय जो है वो एक बहुत प्रोडक्टिव समय रहेगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। रियल एस्टेट के रेगुलेशन के साथ में मैं ऐसा समझता हूँ कि नए प्लेयर्स मार्केट में इमर्ज होंगे। जो कन्वेंशनल रियल एस्टेट प्लेयर्स है उनमें से शायद नया शेप बाहर निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। So given that kind of a situation, I would think that some of the housing finance companies stroke banks carrying the housing finance business, they would be relatively better placed and their cost of funds are coming down. So this is once again I think helping them into the margin performance as far as the business is concerned. We like to buy into housing finance companies, but मेरे ख्याल से they are a little costlier at this point of time. But maybe one can keep an eye on LIC and HDFC, these two banks on the housing finance side. I think they could remain relatively better placed in coming period. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया देवन भाई आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज ऐतिहासिक दिन CNBC आवाज़ पर आकर दर्शकों की मदद करने के लिए। रिकॉर्ड का दिन है 9,492। जी हाँ, ये है अब नया निफ्टी पर लाइफ टाइम हाई लेवल जहाँ पर आज बाजार पहुँचा है। और सेंसेक्स का भी आपको बता दूं, अब जो नया रिकॉर्ड है वो है 30,518 का। ये दोनों लेवल आज आपने हमारे साथ देखे हैं पहला सौदा में। फिलहाल आज के शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। इक्विटी मार्केट की जो दमदार शुरुआत हुई है, कमोडिटी बाजार की शुरुआत कैसी होगी ये बताएंगे प्रियंका संभव जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।